हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स स्टेप अहेड। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इसमें हम ऐसे प्रॉब्लम्स चुनने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्डअप भी करे और साथ ही साथ डेवलप भी करे। तो आज जो मैंने प्रॉब्लम लिया है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है और एक बेहद ही खूबसूरत प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे ऐसे सिचुएशंस में प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहता है। और हाँ, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बेहतरीन सवाल ढूंढ करके लाते हैं जिससे कि आपका प्रिपरेशन एक्सेलरेट हो सके और आप स्किल्ड हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहता है। प्रॉब्लम कह रहा है कि एक लेक है ना। ये प्रॉब्लम दो पार्ट में बटा हुआ है ना। और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एक लेक है जिसका डेप्थ जो है वो गिवन है, दैट इज इट इज 1 मीटर, है ना। और एक स्फेयर है जिसका मास नेग्लिजिबल है और उसका रेडियस है 0.2 मीटर। और उसको स्लोली, है ना, इसके लेक के अंदर बॉटम तक लाया गया, है ना। ये बॉटम तक लाया गया, लेकिन कैसे लाया गया? स्लोली। सो ये वर्ड काफी मीनिंगफुल होता है ना फिजिक्स में, है ना। स्लोली लाया गया और कह रहा है कि जो जिस फोर्स से इसको पुश करके स्लोली लाया गया उस फोर्स का वर्क डन क्या होगा। वर्क डन बाय एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, ये डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में सब कुछ सेम है, बस यहाँ लेक को हटा करके हम लोग एक वाटर टैंक लेते हैं जिसका बेस एरिया गिवन है और इसमें भी यही प्रोसीजर अपनाया जाता है। इसको स्लोली लाया जाता है बॉटम ऑफ द टैंक तक और कह रहा है कि वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा। और फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है। इसका जो बेस एरिया है दैट बेस एरिया इज गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि जब हम लोग इसे वाटर के अंदर लाते हैं तो क्या होगा? स्फेयर का कोई मास नहीं है ना। तो नतीजा क्या होगा? इस पर ग्रेविटी फोर्स नहीं लगेगा, तो एक तो बॉयंसी लगेगा तब भी जो ये वाटर लगाएगा, और दूसरा फोर्स जो एजेंट लगाएगा, है ना, एजेंट का फोर्स। और इसको नीचे लाना है कैसे? स्लोली। स्लोली लाने का मतलब है कि हर वक्त, अगर फोर्स के मेथड से देखें तो हर वक्त क्या है? इक्विलिब्रियम है। स्लोली कहने का मतलब क्या हो गया? फोर्स के नजरिए से इक्विलिब्रियम है, क्वैसी स्टैटिकली ला रहे हैं, हर वक्त इक्विलिब्रियम है। और अगर एनर्जी के तरीके से देखें तो v इज नेग्लिजिबल, स्पीड नेग्लिजिबल है, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिमाग में आता है कि चलो वर्क डन मांगता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बॉयंसी फोर्स, तो पहली बात दिमाग में ये आता है कि यहाँ पर तो बॉयंसी फोर्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में हर वक्त तो ये स्फेयर अंदर में डूबा हुआ ही है, तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन, है ना, वेट अ मिनट, ये बात सही है कि जब ये स्फेयर को हम यहाँ अंदर ले आते हैं और यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, इस पूरे दौरान बॉयंसी कांस्टेंट है क्योंकि स्फेयर कंप्लीटली डूबा हुआ है। लेकिन इस स्फेयर को हम यहाँ से यहाँ तक तो नहीं लाए, ये स्फेयर यहाँ से यहाँ तक आया है, यानी यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट हुआ ना, इस सिचुएशन से जब इस सिचुएशन में शिफ्ट हुआ है, तो यहां से यहां तक लाने के दौरान बॉयंसी फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा।
देखो इसको सोचने की कोशिश करो, जब इस सिचुएशन में था और हम जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं तो थोड़ा सा रीजन यहाँ पर पानी के अंदर आया, फिर और लाए तो थोड़ा और नीचे आया, थोड़ा और धीरे धीरे ये पूरा नीचे आया, है ना। तो जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है धीरे धीरे जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है जो पानी के अंदर आ रहा है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता जा रहा है, वॉल्यूम इनसाइड वाटर इंक्रीज करता जा रहा है, यानी बॉयंसी इंक्रीज करता जा रहा है। यानी यहां से यहां तक लाने के दौरान बॉयंसी एक वेरिएबल फोर्स है और उसका वर्क डन हम कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं। सिलेंडर रहता या कोई और ज्योमेट्री रहता जिसमें हम लोग ये वॉल्यूम कैसे चेंज कर रहा है ग्रेजुअली नीचे आने से, वो निकालना हमारे लिए आसान हो सकता था। सिलेंडर वगैरह में तो बहुत ही आसान हो जाता, जैसे एक कोनिकल रहता तो उसमें भी हम लोग निकाल सकते थे, बट इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एजेंट, ये जो वर्क डन बाय एजेंट जो कि बॉयंसी के वर्क डन के बराबर ही यहाँ होगा, वर्क डन बाय एजेंट यहाँ किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय बॉयंसी के बराबर ही होगा, है ना। साइन के हिसाब से देख लो, अपोजिट होगा, तो मैग्नीट्यूड में अगर दोनों देखें तो बराबर ही होगा, बट वी कांट कैलकुलेट दिस डायरेक्टली। तो हमारे पास क्या अप्रोच है? दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि हम यहाँ एनर्जी कंसीडर करें, है ना। सो इसको हम लोग एनर्जी वाले अप्रोच से बनाने की कोशिश करते हैं। और देखो ये काफी खूबसूरत सा सवाल है ना। हम लोग यहाँ पर देखें कि ये इनिशियल सिचुएशन है जब ये यहाँ था और ये फाइनल सिचुएशन है जब ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये स्फेयर। लेकिन इस स्फेयर के यहाँ आने से साथ ही साथ साइमल्टेनियसली एक और फिनोमेना हुआ, क्या कि इतना, क्योंकि ये स्फेयर जब नीचे आया होगा तो यहाँ जो वाटर पहले से था, यहाँ एक वाटर था, वो वाटर अब किधर चला गया? इसने, स्फेयर ने उसको डिस्प्लेस किया, तो वो वाटर शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन कहाँ? उसको हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ जो एक वाटर, इतना ही वॉल्यूम का वाटर स्फेयर था, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक वाटर स्फेयर, ताकि हमको काम करने में सुविधा हो लिखते वक्त आइडेंटिफिकेशन में। ये वाटर स्फेयर फैल गया इस लेक के सरफेस पर, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी हम ऐसा करें कि यहाँ जितना वाटर था ये अनडिस्टर्ब्ड रह गया, है ना, और ये वाला यहाँ चला गया, है ना, बात एक ही होगा। लेकिन ये तो बहुत थिन लेयर में स्प्रेड करेगा, क्योंकि लेक का जो बेस एरिया होता है तो काफी बड़ा है ना। तो यहाँ कोई हाइट डेवलप नहीं किया। अब देखते हैं कि ये जो स्फेयर था, इसका जो सेंटर ऑफ मास था, ये वाटर स्फेयर, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से शिफ्ट करके यहां चला गया। तो ये कितना शिफ्ट किया इसका सेंटर ऑफ मास? ये, तो यहां से यहां ये हाइट h है और ये रेडियस है, तो ये हो जाएगा h माइनस आर। तो हम ये कह रहे हैं कि वाटर स्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो h माइनस आर शिफ्ट कर गया। अब यहां पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो ये अप्रोच लगा लें कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स ऑन द स्फेयर, है ना। तो सीधे लिखते हैं ग्रेविटी फोर्स ऑन द स्फेयर प्लस वर्क डन बाय बॉयंसी, लेट इट बी ग्रेविटी, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय बॉयंसी, एंड दैट इज हियर डेल्टा के। ग्रेविटी का वर्क डन यहाँ 0 होगा क्योंकि स्फेयर का कोई मास नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज 0 होगा क्योंकि स्लो प्रोसेस है। तो वर्क डन बाय एजेंट यहां हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय बॉयंसी। अब ध्यान दो, यहां पर बॉयंसी फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। बॉयंसी फोर्स लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है निगेटिव। तो बॉयंसी फोर्स खुद क्या है? एक निगेटिव फोर्स है, ध्यान देना। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये जो वर्क डन बाय एजेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन होगा कितना ये नहीं पता है। तो यहां पर बॉयंसी फोर्स का वर्क डन कितने के बराबर होगा? तो ये जो वाटर स्फेयर का सेंटर ऑफ मास जितना से मूव किया उसी के इक्वल हो जाएगा, है ना।
तो चलो ये कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ वाटर स्फीयर इनटू जी, और हाइट कितना शिफ्ट किया, h माइनस आर, है ना। और ये कितना हो गया यहाँ पर वाटर स्फीयर का मास, तो वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, वॉल्यूम इस स्फीयर का। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गया, रो इनटू जी, और यहाँ हो गया h माइनस आर। तो हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एजेंट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी h माइनस आर। दूसरा तरीका हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, व्हाट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता था, तो एक तो इन्वॉल्व होता ये स्फीयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, दूसरा ये वाटर स्फीयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। तो यहाँ होता डेल्टा यू ऑफ स्फीयर प्लस डेल्टा यू ऑफ वाटर स्फीयर, है ना। तो स्फीयर का डेल्टा यू तो 0 है क्योंकि इसका कोई मास ही नहीं है, तो वाटर स्फीयर जो है उसका डेल्टा यू क्या हो रहा है, तो ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट हो रहा है इसका, है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कितना, तो ये अभी अभी हम लोगों ने लिया है कितना होगा, तो इसका मास क्या है, हम लोग लिखेंगे मास ऑफ वाटर स्फीयर mg इनटू हाइट कितना से h माइनस आर, ओके। और ये कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इंटू एच माइनस आर, है ना। तो आगे से हम लोग ये अप्रोच लेंगे, ये ज्यादा बेटर अप्रोच है ना। तो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन द प्रॉब्लम ए। नाउ वी आर लुकिंग फॉर प्रॉब्लम बी। प्रॉब्लम बी में क्या है, हम फिर इस सिचुएशन को हम लोग हैंडल करें। अब यहां पर सिचुएशन ये है कि ये इनिशियल सिचुएशन था, हम लोग देखें यहां पर, और ये स्फीयर यहां है, और फाइनल सिचुएशन में ये है, इसका बेस एरिया ये है, और ये इनिशियल लेवल था। अब ये स्फीयर नीचे आ गया। अब यहां देखो इसका बेस एरिया चूंकि फाइनाइट है, जब हम इस स्फीयर को डिप करेंगे तो ये जो डिस्प्लेस वाटर है ये ऊपर शिफ्ट करेगा, नतीजा इसका जो लेवल है वाटर लेवल वो राइज कर जाएगा। एंड इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम कि ये बाहर नहीं निकलता है वाटर, तो वाटर लेवल राइज किया, ये सर्टेन हाइट होगा, इसको मैं y कह लेता हूं, है ना। तो ये हाइट कितना होगा ये हमें देखना है। तो यहां जो वाटर स्फीयर था, इमेजिन करो यही वाटर स्फीयर, इसको मैं फिर लिखूं वाटर स्फीयर, है ना। ये वाटर स्फीयर राइज किया और यही फैल गया, यानी जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ इस स्फीयर में था उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ भी है। तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर को अगर मैं भी लिख रहा हूं तो वो हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और वो यहां पे क्या हो गया, बेस एरिया ए इंटू हाइट वाई, सो दिस इज ए इंटू वाई, है ना। तो हमें जब जरूरत पड़ेगी y के लिए तो हम लोग फिलहाल इसे लिखेंगे y/a, बाद में इसे पुट कर देंगे वॉल्यूम को। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। डेल्टा यू इज 0, डेल्टा के इज 0, डेल्टा यू इज डेल्टा यू ऑफ स्फीयर प्लस डेल्टा यू ऑफ वाटर स्फीयर। नाउ इमेजिन ये तो यहां पर 0 है ना, तो कितना हो जाएगा। अब गौर करो ये वाटर स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां था, अब ये यहां से कहां शिफ्ट हो गया, तो ये वाटर हम ऐसा इमेजिन करें कि ये वाटर जैसा था ऐसा ही अनडिस्टर्ब्ड रहने दिए, और जब ये यहाँ नीचे आया तो इतने अमाउंट के वॉल्यूम को इसके ऊपर शिफ्ट कर दिए। ये बिल्कुल सिंपल पिक्चर बनता है और इसमें प्रॉब्लम बनाना बहुत आसान हो जाएगा।
तो हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक इसके मिडिल में, है ना, सेंट्रल पॉइंट। तो तुम जानते भी हो, जैसे कोई रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में आ जाता है ना। तो ये हाइट यहाँ से कितना हो जाएगा, ये y है तो ये हाइट हो जाएगा y/2। तो ये यहाँ तक राइज किया, ओके, तो ये इतना राइज किया, ये कितना होगा, तो ये टोटल कितना था, h था, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया h माइनस r, और उसमें कितना और ऐड हो गया y/2। तो ये शिफ्ट कितना से हो गया, h माइनस आर प्लस y/2, और जो कि हम जानते हैं यहाँ पर बाद में पुट कर लेंगे। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी इस वाटर स्फीयर का राइज किया, तो लिखेंगे मास ऑफ वाटर स्फीयर इंटू जी इंटू h माइनस आर प्लस y/2 से शिफ्ट किया। मास कितना लिखेंगे, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू h माइनस आर प्लस y/2। y को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाय एरिया, वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एरिया, ओके। तो y हो गया इतना। अब इसको यहां पर शिफ्ट कर दोगे तो ये लिखोगे 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3a इंटू 2 यानी 6a। So this is the work done by external agency in this case. अब हमको ये देखना है कि ये रिजल्ट हमारा सही है या नहीं है। तो गौर करके देखो कि इस रिजल्ट का स्पेशल, यानी इसका हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ लेक, अगर हम लोग टैंक को कन्वर्ट कर रहे हैं लेक में, तो क्या चीज बदलेगा, एरिया, जो बेस एरिया है वो इन्फानाइट हो जाएगा। अगर बेस एरिया इन्फानाइट हो गया तो ये टर्म टेंड्स टू 0 हो जाएगा। उस स्थिति में वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो हो जाएगा फोर्स, वो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इंटू एच माइनस आर। और ये रिजल्ट वही है जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है। लुक एट हेयर, ये हमारा रिजल्ट है ना। तो इसका मतलब हम लोग का ये रिजल्ट बिल्कुल सही है ना। तो चलो, तो इस प्रॉब्लम में जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच इस प्रॉब्लम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।